आई भी हमारे बीच में है। हाल में ही एनडीए के गठन के 25 साल पूरे हुए हैं। ये 25 वर्ष देश की प्रगति को गति देने और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के रहे हैं, यानी राज्यों के विकास से राष्ट्र का विकास। इस मंत्र को एनडीए ने निरंतर सशक्त किया है। इस यात्रा में जो पुराने साथी रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। भविष्य की यात्रा के लिए जो नए साथी आए हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। साथियों, एनडीए के 25 वर्षों की इस यात्रा के साथ एक और सुखद संयोग जुड़ा है। ये वो समय है जब हमारा देश आने वाले 25 वर्षों में एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ा रहा है। ये लक्ष्य विकसित भारत का है, आत्मनिर्भर भारत का है। कोटि कोटि भारतीय आज नए संकल्पों की ऊर्जा से भरे हुए हैं। इस महत्वपूर्ण कालखंड में एनडीए की बहुत बड़ी भूमिका है। एक तरह से ये नई ऊर्जा से भरी हुई त्रिशक्ति है। एन से न्यू इंडिया के लिए, डी से डेवलप्ड नेशन के लिए, ए से एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड रीजन के लिए। आज देश का गरीब, देश का मध्यम वर्ग, देश के युवा, महिलाएं, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, सभी का विश्वास एनडीए पर है। हमारे जो समाजशास्त्री हैं, राजनीति शास्त्री हैं और अर्थशास्त्री हैं, वो भी भारत के विकास के लिए एनडीए को एक पॉजिटिव फोर्स के रूप में देख रहे हैं। हमारा संकल्प पॉजिटिव है, एजेंडा पॉजिटिव है, भावना पॉजिटिव है और हमारा रास्ता भी पॉजिटिव है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि सरकारें बहुमत से बनती हैं, लेकिन देश सबके प्रयास से चलता है। इसलिए आज जब हम विकसित भारत के निर्माण में जुटे हैं, तब एनडीए सबका प्रयास की इस भावना का प्रतिनिधित्व कर रहा है। साथियों, हमारे देश में राजनीतिक गठबंधनों की एक लंबी परंपरा रही है, लेकिन जो भी गठबंधन नेगेटिविटी के साथ बने, वे कभी भी सफल नहीं हो पाए। कांग्रेस ने 90 के दशक में देश में अस्थिरता लाने के लिए गठबंधनों का इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने सरकारें बनाई, सरकारें बिगाड़ी। इसी दौर में 1998 में एनडीए का गठन हुआ था। लेकिन एनडीए क्यों बना? क्या तब सिर्फ सरकार बनाना या सत्ता हासिल करना ही एनडीए का लक्ष्य था? आप भी जानते हैं, ऐसा नहीं था। एनडीए किसी के विरोध में नहीं बना था। एनडीए किसी को सत्ता से हटाने के लिए नहीं बना था।
बल्कि एनडीए का गठन देश में स्थिरता लाने के लिए हुआ था। और जब देश में स्थिर सरकार होती है तो देश वो फैसले करता है जो कालजयी होते हैं, देश की दिशा बदलने वाले होते हैं। ये हमने अटल जी के कार्यकाल के दौरान भी देखा और ये पिछले 9 वर्षों में भी हम बार बार देख रहे हैं। भारत में स्थिर और मजबूत सरकार होने से आज पूरे विश्व का भारत पर भरोसा बढ़ा है। साथियों, एनडीए की एक और विशेषता रही है। जब हम विपक्ष में थे तब भी हमने हमेशा सकारात्मक राजनीति की। हमने कभी नकारात्मक राजनीति का रास्ता नहीं चुना। हमने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना हर दायित्व निभाया। हमने विपक्ष में रहकर सरकारों का विरोध किया, उनके घोटालों को सामने लाए, लेकिन कभी जनादेश का अपमान नहीं किया। हमने सरकारों का विरोध करने के लिए कभी भी विदेशी मदद नहीं मांगी। हम विपक्ष में रहे, लेकिन हमने देश के विकास में न रोड़े अटकाए और ना ही रुकावट बने। आजकल हम देखते हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं को विपक्ष की कई राज्य सरकारें अपने यहां लागू नहीं होने देती। अगर ये योजनाएं लागू होती भी हैं तो उन्हें रफ्तार नहीं पकड़ने दी जाती। ये लोग सोचते हैं कि अगर उनके राज्यों में गरीबों को केंद्र की योजना का लाभ मिल गया तो कैसे काम चलेगा, उनकी राजनीति कैसे चलेगी। मुझे याद है, गरीबों के घर के लिए, हर घर जल के लिए, आयुष्मान भारत योजना के लिए कितनी ही बार विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को मुझे चिट्ठियां लिखनी पड़ती है, लेकिन ये लोग गरीब के कल्याण को भी राजनीतिक नफा नुकसान से ही तोलते रहे हैं। साथियों, जब गठबंधन सत्ता की मजबूरी का हो, जब गठबंधन भ्रष्टाचार की नीयत से हो, जब गठबंधन परिवारवाद की नीति पर आधारित हो, जब गठबंधन जातिवाद और क्षेत्रवाद को ध्यान में रखकर किया गया हो, तो वो गठबंधन देश का बहुत नुकसान करता है। 2014 से पहले की गठबंधन सरकार का उदाहरण हमारे सामने है। तमाम उठापटक के बीच वो गठबंधन सरकार किसी तरह अपने 10 साल खींच पाई, लेकिन देश को क्या मिला? प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी एक आला कमान, पॉलिसी पैरालिसिस, निर्णय लेने में अक्षमता, भांति भांति के पावर सेंटर्स, अव्यवस्था और अविश्वास, खींचतान और करप्शन, लाखों करोड़ों के घोटाले। आपको याद होगा, जब भी पिछली सरकार के कुशासन पर सवाल उठते थे तो गठबंधन की मजबूरियां गिनाई जाती थी। बहाना एक ही, गठबंधन के कारण। क्रेडिट लेने के लिए तो हर कोई आगे आता था, लेकिन जैसे ही कुछ गड़बड़ होती थी तुरंत अपने सहयोगियों पर दोष मढ़ दिया जाता था। हम सौभाग्यशाली हैं
कि एनडीए की स्थिति इससे बिल्कुल विपरीत है, अलग है। हमारे लिए गठबंधन मजबूरी का नहीं बल्कि मजबूती का माध्यम है। एनडीए कोएलिशन कंपल्सन्स का नहीं बल्कि कोएलिशन कॉन्ट्रीब्यूशंस का प्रतीक है। क्रेडिट भी सबका है, दायित्व भी सबका है। एनडीए में कोई भी राजनीतिक दल बड़ा और कोई भी राजनीतिक दल छोटा नहीं है। हम सभी एक लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा है 2014 हो या फिर 2019, भाजपा को बहुमत से अधिक सीटें मिली, लेकिन सरकार एनडीए की ही रही, एनडीए की भागीदारी बनी रही। साथियों, एनडीए के गठन से लेकर ही हमारा संकल्प समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का रहा है। जो वंचित है, जो शोषित है, उसको सशक्त करना हमारी प्राथमिकता है। आज देश की जनता देख रही है कि एनडीए में कौन कौन से दल हैं। एनडीए में जितने भी दल हैं, वे समाज के ऐसे वर्गों के बीच काम करते हैं जो वंचित रहे हैं, शोषित रहे हैं। हमारे समूह में गांव, किसान, दलित, पिछड़े, आदिवासियों के बीच काम करने वाले ये सारे नेता यहां हैं। एनडीए में जो दल हैं, वो ऐसे क्षेत्रों में काम करते हैं जिनकी पहले दिल्ली में सुनवाई तक नहीं होती थी। एनडीए एक प्रकार से क्षेत्रीय आकांक्षाओं का बहुत ही खूबसूरत इंद्रधनुष है। एनडीए देश के लिए, देश के लोगों के लिए समर्पित है। एनडीए की विचारधारा है नेशन फर्स्ट, सिक्योरिटी ऑफ नेशन फर्स्ट। एनडीए की विचारधारा है प्रोग्रेस फर्स्ट। एनडीए की विचारधारा है एम्पावरमेंट ऑफ पीपल फर्स्ट। साथियों, आपको याद होगा एनडीए की बैठक में हमने संकल्प लिया था कि हम देश की गरीबी को गरीबों की ताकत से ही गरीबी को परास्त करेंगे। इसलिए इन वर्षों में हमारा सबसे ज्यादा जोर गरीबों को सशक्त करने पर रहा। हमने श्रमयोगी को सम्मान दिया, डिग्निटी ऑफ लेबर पर बल दिया। हमने गरीब को सुरक्षा का एहसास दिया। हमने गरीब को यह विश्वास दिया कि आपके हर प्रयास के पीछे एनडीए सरकार एक भरोसेमंद साथी की तरह आपके साथ खड़ी है। जैसे किसान को अगर सही बीज और खाद पानी मिल जाए तो वो पैदावार का रिकॉर्ड बना देता है, वैसे ही हमने गरीबों को सशक्त करने के लिए उन्हें हर संभव मदद की। इसका परिणाम क्या आया? अभी नीति आयोग की सबसे ताजा स्टडी आई है। आप में से कुछ मित्रों ने उसका उल्लेख भी किया। इस स्टडी के मुताबिक 2015-16 के बाद के 5 वर्षों में ही 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। इसके पूर्व वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के समय सामने आया कि कैसे बहुत कम समय में ही 40-42 करोड़ लोगों ने गरीबी को परास्त किया है।
आईएमएफ के मुताबिक एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी अति गरीबी भी भारत में खत्म होने की कगार पर है। ये आईएमएफ का रिपोर्ट कह रही है। साथियों, यहां एनडीए के आप सभी साथी तो जमीन से जुड़े लोग हैं। आप देखिए, जब किसी गरीब को पक्का घर मिलता है तो ये सिर्फ एक छत की जरूरत पूरा नहीं करता, बल्कि ये उस परिवार को सुरक्षा कवच देता है, उसके सपनों को पंख देता है। जब गरीबों को बैंक लोन देने के लिए सरकार अपनी तरफ से गारंटी देती है, तब उनको एक साथी मिलता है, एक सहारा मिलता है। और ऐसे में प्रगति के लिए, तरक्की के लिए उनके प्रयास दोगुने हो जाते हैं। जब गरीब को हम मुफ्त इलाज का भरोसा देते हैं तो उससे एक परिवार ही नहीं बल्कि उसके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि पहले जब गरीब परिवार में बीमारी आती थी तो उसके पास दो ही विकल्प होते थे, या तो अपनी आंखों के सामने अपनों को जीवन के लिए संघर्ष करते देखें, या फिर मकान, दुकान, खेत, खलिहान जो भी थोड़ा बहुत पास में हो उसे बेचें या गिरवी रखें। पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब को गरीब रखने के इस कुचक्र को भी एनडीए सरकार की अनेक योजनाओं ने तोड़ दिया है। गांधी जी से लेकर बाबा साहब आंबेडकर और लोहिया जी तक सभी ने जिस सोशल जस्टिस की, सामाजिक न्याय की अवधारणा की थी, और मैं समझता हूं हम जो कर रहे हैं वो यही सच्चा सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय है। एनडीए सरकार ने वोट बैंक की राजनीति को विकासवाद की राजनीति में बदला है। ये एनडीए शासन ही है जिसमें छोटे किसानों, रेहड़ी पटरी, फुटपाथ वालों को पहली बार मदद मिल रही है। हमारे विश्वकर्मा साथियों को भी पहली बार ये विश्वास मिला है कि उनके लिए भी कोई सरकारी योजना बन सकती है। साथियों, गरीबी से भारत की इस लड़ाई का एक और पक्ष है। आप सब ये भी जानते हैं कि पहले हमारी माताओं बहनों के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने का चलन कम ही था। वे एक प्रकार से घर के, समाज के आर्थिक फैसलों से कटी हुई थी। देश की आधी आबादी और परिवार को चलाने वाली ताकत का जब ये हाल हो तो गरीबी से पार पाना आसान कैसे हो सकता था। अब जब बहनों के नाम बैंक अकाउंट खुले, उनके नाम पर घरों की रजिस्ट्री हुई, उनके नाम पर ऋण मिलने लगे, तो एक नया सामर्थ्य समाज में पैदा हुआ। मुद्रा योजना की सबसे बड़ी लाभार्थी हमारी बहनें हैं। स्टार्टअप इंडिया की सबसे बड़ी लाभार्थी हमारी बेटियां हैं। जो देश में 9 करोड़ स्वयं सहायता समूह बने हैं, उनकी सबसे बड़ी लाभार्थी गांव में रहने वाली दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज की बहनें हैं। मैं पिछले दिनों मध्य प्रदेश गया था, एक आदिवासी गांव में गया था। वहां ये स्वयं सहायता समूह की आदिवासी बहनों से मिलना हुआ। जितने समूह थे उन्होंने कहा अब तो हमारी पहचान है, हम लखपति दीदी हैं। हमारा कारोबार इतना है कि आज हम लखपति बन गए हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है साथियों, एनडीए सरकार ने महिलाओं के कल्याण को, उनकी तकलीफ कम करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जब घर में टॉयलेट बना
तो बहनों को सम्मान और सुरक्षा दोनों मिला। जब नल से जल आया, गैस का सिलेंडर आया, तो उनकी परेशानी कम हुई, उनके समय की बचत हुई। इस समय को वो अपने परिवार की आय बढ़ाने में उपयोग कर रही है। ये सिर्फ गरीबी से बाहर निकलने का प्रयास नहीं है, बल्कि वुमेन लेड डेवलपमेंट का रास्ता है, जिसे एनडीए सशक्त कर रहा है। आज डिफेंस से लेकर माइनिंग तक हर सेक्टर को बेटियों के लिए खोल दिया गया है। देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति देने का सौभाग्य एनडीए को मिला है। साथियों, 9 साल में हमने केवल एक लक्ष्य के साथ काम किया है कि हम देशवासियों का, खासकर गरीब और वंचित का जीवन बेहतर बना सके। मैं चाहूंगा कि जो लोग एकेडमिक्स से जुड़े हैं, गवर्नेंस स्टडीज से जुड़े हैं, वो इस दिशा में रिसर्च करें। किसी भी सरकार का फ्यूचर विजन क्या है, स्केल ऑफ वर्किंग क्या है, स्पीड ऑफ वर्किंग क्या है, उसकी वर्क स्पिरिट क्या है, इसका मूल्यांकन किया जाए। इन सभी पैरामीटर्स पर एनडीए सरकार का काम न केवल असाधारण साबित होगा, बल्कि एक मॉडल के तौर पर उभरेगा। हम केवल आज की जरूरतों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी सुरक्षित बना रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमारे लिए बहुत आसान था कि आजादी के 75 साल पूरे होने पर हम भी कोई स्मारक बना देते, दिल्ली में कोई ऐसी इमारत अपने नाम पर खड़ी कर देते थे या कोई मूर्ति लगवा देते। लेकिन हम देश के कोने कोने में 1 लाख अमृत सरोवर बना रहे हैं। हमारा स्केल, हमारा स्पीड, हमारी स्पिरिट, और इसकी वजह से हमारे काम का स्कोप ये अभूतपूर्व है। हम विकास भी कर रहे हैं और विरासत को भी सहेज रहे हैं। हम मेक इन इंडिया पर भी बल दे रहे हैं और पर्यावरण की रक्षा भी कर रहे हैं। साथियों, हमारी नीयत साफ है, नीति स्पष्ट है और निर्णय ठोस है। एनडीए सरकार ने बीते 9 वर्षों में भ्रष्टाचार के हर रास्ते को बंद करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। पहले सत्ता के गलियारों में जो बिचौलियों घूमते थे, हमने उनको बाहर कर दिया है। हमने टेक्नोलॉजी की मदद से लीकेज की हर संभावनाओं को दूर किया है। जनधन, आधार, मोबाइल, इसकी त्रिशक्ति से हमने करोड़ों फर्जी लाभार्थियों को गरीबों का हक छीनने से रोका है। अब सोचिए, देश में करीब करीब 10 करोड़ ऐसे फर्जी लाभार्थी थे जिनका जन्म ही नहीं हुआ था और जिन्हें सरकारी मदद जा रही थी। ये पैसे मेरे किसी गरीब भाई बहन के थे, किसी आदिवासी के थे, किसी पिछड़े और दलित साथी के थे। ये एनडीए सरकार है जिसने गरीब से हो रही इस लूट को बंद किया है। इन 9 वर्षों में 30 लाख करोड़ रुपए, यह आंकड़ा छोटा नहीं है, 30 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचे हैं। ऐसा करके हमने गरीबों का कम से कम 3 लाख करोड़ रुपया गलत हाथों में जाने से बचाया है। साथियों, लोकतंत्र में राजनीति अलग अलग विजन को देश के सामने रखने का एक माध्यम होती है, लेकिन
हर विजन का, हर विचारधारा का मकसद एक ही होता है, गुड गवर्नेंस और देशवासियों की सेवा। पॉलिटिक्स में प्रतिस्पर्धा हो सकती है, लेकिन शत्रुता नहीं होती। आखिरकार हम एक ही देश के लोग हैं, एक ही समाज का हिस्सा है। लेकिन दुर्भाग्य से आज विपक्ष ने अपनी एक ही पहचान बना ली है, हमें गाली देना, हमें नीचा दिखाना। बावजूद इसके हम एनडीए के सभी साथियों ने हमेशा देश को दलों के हित से ऊपर रखा है। हमने राजनीतिक सौहार्द और शालीनता को बनाए रखने के लिए प्रयास किए हैं। ये एनडीए सरकार ही है जिसने प्रणब दा को भारत रत्न दिया, जो जीवन भर कांग्रेस में रहे थे, लेकिन हमें उन्हें ये सम्मान देने में संकोच नहीं किया। ये एनडीए सरकार ही है जिसने मुलायम सिंह यादव, शरद पवार, गुलाम नबी आजाद, तरुण गोगोई, एमसी जमीर, मुजफ्फर बेग, ऐसे अनेक नेताओं को जो राजनीतिक दृष्टि से हमारे साथ नहीं है, हमारे खिलाफ है, हमने पद्म सम्मान दिया है उन लोगों को। ये नेता भी कभी बीजेपी या एनडीए में नहीं थे, लेकिन हमने देश सेवा में उनके लंबे योगदान को स्वीकार किया, उसे सराहा, उन्हें सम्मानित किया। लोकतंत्र की ये मूल भावना एनडीए की कार्यशैली में आपको हर जगह दिखेगी। इस समय भारत G20 समिट को होस्ट कर रहा है। इससे जुड़े आयोजन देश के हर राज्य में, हर हिस्से में हो रहे हैं। हमने इन आयोजनों को वेन्यू तय करते समय कभी ये नहीं सोचा कि किस राज्य में कौन सी पार्टी की सरकार है। कोरोना के समय भी मैंने लगातार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ व्यक्तिगत संवाद किया, मीटिंग की। कौन मुख्यमंत्री किस पार्टी का है, ये विचार कभी हमारे बीच नहीं आया। इसी तरह आप उन दिनों को भी याद करिए जब भाषा, लैंग्वेज लोगों को बांटने के एक टूल के तौर पर इस्तेमाल होती थी। लेकिन एनडीए सरकार की सोच देखिए। एनडीए सरकार ने मातृभाषा को बल देना शुरू किया और आज भाषाओं के माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से मेरे युवा डॉक्टर और इंजीनियर बने, इसका अवसर देने का जरिया भाषा बन रही है। हमने हमारी विरासत को, धरोहरों को ग्लोबल बनाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। यहां पर कई हमारे साथियों ने इसका उल्लेख किया। आज योग वैश्विक एकता का एक माध्यम बन गया है। आज मिलेट्स एक ग्लोबल ट्रेंड बन रहा है। श्री अन्न की चर्चा हो रही है और इसका लाभ हमारे हर क्षेत्र के छोटे छोटे किसानों को मिल रहा है। हम देश के लोगों को जोड़ते हैं, वो देश के लोगों को तोड़ते हैं। साथियों, विपक्ष के लोग जिस गलती को बार बार दोहरा रहे हैं वो है देश के सामान्य मानवीय की समझदारी को वे लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन देश की जनता सब कुछ खुली आंखों से देख भी रही है और समझ भी रही है। जनता देख रही है कि ये पार्टियों क्यों इकट्ठा हो रही है। जनता ये भी जान रही है कि वो कौन सा ग्लू है, गोंद है, जो इन लोगों को, इन पार्टियों को जोड़ रहा है।
किस तरह छोटे छोटे स्वार्थ के लिए मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता किया जा रहा है। लोग देख रहे हैं कि केरल में लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लेकिन बेंगलुरु में दोनों पार्टियों के नेता हाथ में हाथ डालकर मुस्कुरा रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस के नेताओं पर, उनके कार्यकर्ताओं पर टीएमसी हमले कर रही है, लेकिन इनके नेता टीएमसी के खिलाफ कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इसलिए देश के लोग कह रहे हैं कि गलबहियां मिशन नहीं है, मजबूरियां है। इनकी सच्चाई आपको दूसरे राज्यों में भी दिखाई देगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पीडीपी के नेता एक दूसरे को कैसी कैसी गालियां देते हैं। आरजेडी और जेडीयू के लोग कैसे कैसे शब्दों से एक दूसरे को नवाजते थे। देश की जनता ने यह सब करीब से देखा है और देख रही है। इसलिए इनकी नुरा कुश्ती हो या मजबूरी की दोस्ती, इसकी हकीकत 140 करोड़ देशवासियों के सामने आ चुकी है। साथियों, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग पास पास तो आ सकते हैं, लेकिन साथ नहीं आ सकते। इन्हें अपने कार्यकर्ताओं की भी परवाह नहीं है। ये अपने कार्यकर्ताओं से उम्मीद करते हैं कि जीवन भर जिसका विरोध किया उसका अचानक सत्कार करने लगे। अब ऐसे में इन दलों का कार्यकर्ता खुद भ्रमित है कि करे तो क्या करे। मैं तो आज ये भी कहूंगा कि जो लोग आज मोदी को कोसने के लिए इतना समय लगा रहे हैं, अच्छा होता वो देश के लिए सोचने में, गरीब के लिए सोचने में अपना समय लगाते। हम उनके लिए सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं। साथियों, 24 का चुनाव बहुत दूर नहीं है। देश के लोग मन बना चुके हैं कि तीसरी बार फिर एनडीए को ही अवसर देना है। देश का मन आप जानते हैं, लेकिन विदेश का मन भी बहुत कुछ संकेत दे रहा है। आमतौर पर जब भी किसी देश में चुनाव का समय निकट आता है तो उसका बहुत बड़ा असर उसके वैश्विक संबंधों पर भी होता है। हर एक को लगता है कि भाई अब तो चुनाव का वर्ष है, अभी इस सरकार के साथ अभी रहने दो, एक बार चुनाव हो जाए, नई सरकार आएगी तब सोचेंगे। स्वाभाविक है। कोई भी दूसरा देश उस सरकार के साथ जो चुनाव बिल्कुल निकट हो वहां संबंध बनाने से पहले, संवाद करने से पहले 100 बार सोचता है। फॉरेन कंट्रीज हमेशा चुनाव के नतीजों का इंतजार करते हैं। लास्ट ईयर जब होता है तो सोचते हैं कि भाई एक बार चुनाव नतीजा आ जाना तो फिर देखेंगे। जो सरकार जाने वाली होती है उस पर कोई भी देश अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। लेकिन इस समय भारत का मामला कुछ अलग है। सबको पता है कि हमारे यहां कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं, फिर भी अनेकों महत्वपूर्ण देश, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, यूएई हो, यूके हो, सब एनडीए सरकार के प्रतिनिधियों को इनवाइट कर रहे हैं। तमाम देश भारत को मान और सम्मान दे रहे हैं। कितने ही देश भारत के साथ बड़े बड़े
और वो भी दूरगामी समझौते कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो भी जानते हैं कि भारत के लोगों का भरोसा एनडीए पर है। यानी भारत में जनमत किसके साथ है, ये दुनिया के देशों को भी पता है। साथियों, एनडीए का विस्तार सिर्फ संख्या या भौगोलिक विस्तार का नहीं है। ये भारत एनडीए का जो विस्तार है, ये हमारे प्रति विश्वास का दायरा भी बढ़ा रहा है। जनता एनडीए की हिस्ट्री और केमिस्ट्री दोनों को देख रही है, तभी तो हमारा गणित भी बड़ी आसानी से जुड़ता है। आप देखिए, 2014 में एनडीए को देश ने लगभग 38% वोट दिए थे 2014 में, लेकिन 2019 में हमारे देश सेवा भाव को देखते हुए देश ने हमें 45% वोट दिए। और आपको जानकर के खुशी होगी, इनमें 225 से अधिक सीटें ऐसी थी जो हम जीत करके आए, 225 से अधिक सीटें जहां 50% से अधिक वोट शेयर एनडीए को मिला है। एनडीए का हर सहयोगी जो मेहनत कर रहा है, उससे तय है कि 24 में एनडीए का वोट शेयर 50% से भी ऊपर जाएगा। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, मैं विश्वास से कहता हूं। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। देश की जनता को आपके सबके नेतृत्व पर भरोसा है। पूरे देश में हमारे अनेक साथी एक बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे। हम हर भूभाग, हर वर्ग, हर समाज को विकसित भारत के मिशन से जोड़ेंगे। साथियों, हमें विकास के मुद्दे पर ही जनता के पास जाना है। हमारा एक ही लक्ष्य है, विकास, भारत का विकास। भारत के कोटि कोटि लोगों की आशा आकांक्षा ही हमारा एजेंडा है। हम पूरी शक्ति लगा देंगे, हम मेहनत करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, और यही हमारी गारंटी है। और लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। आज देश में एक माहौल बन चुका है। देश का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास आज अभूतपूर्व ऊंचाई पर है। जैसे कोई इमारत बनाने से पहले नींव का निर्माण होता है, वैसे ही पिछले 9 वर्षों में नए भारत की एक मजबूत नींव का निर्माण हो चुका है। इस मजबूत नींव पर हम सभी को नए भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, विकसित भारत का निर्माण करके ही रहना है। और आपने मुझ पर इतना विश्वास रखा है, इतना प्रेम बरसाया है, इतना स्नेह किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और आपके माध्यम से मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने परिश्रम में, अपने प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं रहने दूंगा। मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन बदनीयत से मैं दूर रहूंगा। बदनीयत से कोई काम नहीं करूंगा। और साथियों, मेरा जीवन आप देखते हैं, देश देख रहा है। मेरे शरीर का हर कण, मेरे समय का हर क्षण
देश को ही समर्पित है। आपका ये विश्वास, आपके ये आशीर्वाद, ये मेरी ऊर्जा है। और साथियों, आप सब कह रहे थे कि 2014 में देश की इकोनॉमी 10वें नंबर पर थी, आज 5वें नंबर पहुंची है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एनडीए के तीसरे टर्म में इस देश की इकोनॉमी दुनिया में तीसरे नंबर पर होके रहेगी। हर सपने संकल्प है और हर संकल्प सिद्धि के लिए हम जी जान से जुटे हुए लोग हैं, समर्पित भाव से जुटे हुए लोग हैं। और आज जिस उमंग और उत्साह से आपको एक एक की बात जो मैंने सुनी, मेरे लिए भी बड़े प्रेरक थी, उत्साहवर्धक थी। आपका विश्वास, विजय का विश्वास, जन सामान्य की सोच को बखूबी व्यक्त करने का आपका तरीका वाकई प्रभावित करने वाला था। मैं मानता हूं कि 25 साल की यात्रा की आज की ये महत्वपूर्ण बैठक, 25 साल बाद देश जब 100 साल की आजादी मनाएगा, हमारे सामने भी 25 साल का नक्शा है। दोस्तों, देश जब अमृत महोत्सव मना रहा है तो हमें सेवा करने का मौका मिला है। और आप लिख के रखिए, यही लोग हैं, यही लोग हैं। जब देश 100 साल की आजादी का पर्व मनाएगा, आप ही के परिश्रम से, आप ही के पुरुषार्थ से, आप ही के नेतृत्व से ये संभव होने वाला है, ये मैं साफ देख रहा हूं। दोस्तों, इस विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आप सभी का इस बैठक में आने के लिए, एनडीए को सशक्त करने के लिए मैं हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जो सुझाव आए हैं, उन सुझाव को नड्डा जी और उनकी टीम जरूर उसको पूरा करेगी। साथियों, पिछले 9 साल में मेरी व्यस्तता के कारण शायद कभी आप में से किसी ने संपर्क करने का प्रयास किया हो और मैं न कर पाया हूं। हो सकता है इस 9 साल में मेरे प्रवास के दरमियान शायद एसपीजी सिक्योरिटी का कारण आपको उचित स्थान न मिला हो सकता है किसी इनविटेशन कार्ड में आपका नाम रह गया हो। 9 साल में ऐसा बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आपने कभी भी शिकायत नहीं की, आपने कभी भी मन में बुरा नहीं माना। गलतियां हुई होगी, कभी कभी तो मेरे ध्यान में भी आई है कि कार्यक्रम के बाद पता चलता, अरे वो तो वहां खड़े थे, उनको यहां होना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी आपका प्रेम कभी कम नहीं हुआ। साथियों, ये विश्वास मेरी बहुत बड़ी ताकत है, मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। और आप ही के भरोसे, आप ही के साथ चलने का मुझे एक बहुत अनुभव भी मिलता है, आनंद भी मिलता है। मैं फिर एक बार आप सभी साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम देश की आशा आकांक्षाओं को पूरा करने में एक टीम बन करके, एकता के साथ, एकजुटता के साथ, आत्मविश्वास के साथ, संकल्प के साथ चल पड़ेंगे, विजयी होके रहेंगे। जनता के आशीर्वाद पूर्व बाहर मिलते रहेंगे। अपने कर्तृत्व के कारण, समर्पण के कारण, ध्येय निष्ठा के कारण, जनता के प्रति हमारे लगाव के कारण ये सब संभव होने वाला है। जनता जनार्दन है, जनार्दन में मेरा विश्वास है, उस विश्वास से परिणाम निश्चित है। फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
Prime Minister Narendra Modi addressing the NDA allies, a meeting of the NDA which took place this evening on the very day that the opposition has formed a front that they call India. You've seen the Prime Minister, in a way, set the stage for the battle for 2024. He says he represents the more positive side of his alliance is positive, his opponents are negative. He claims that the opposition only wants to defeat him at all costs. He wants to take the country on the path of Vikas. What does all of this mean? Has the battle for 2024 been set? We will give you all the latest. We'll have a special on the news today in a moment from now. But first, let me tell you the 9 headlines at 9 tonight. The UPA renames itself as India, or the Indian National Developmental Inclusive Alliance. Opposition declares India will defeat the NDA in 2024. Prime Minister Modi hits back, calls the opposition alliance corrupt and dynastical with a negative agenda as he addresses his own 38-member NDA alliance. Says his alliance is committed to Vikas. His opponents only want Modi out. BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh gets 2-day interim bail in the wrestler's sexual harassment case. Court to hear wrestling body chief's regular bail plea on Thursday. Tamil Nadu Minister Ponmudi faces a second round of ED grilling over money laundering claims in an alleged mining scam. Ponmudi grilled for over 8 hours on Monday. Former Kerala Chief Minister, Congress veteran Oommen Chandy passes away at 79 years. Condolences pour in. Kerala declares 2-day official mourning for a leader who never lost an election in 50 years. Gautam Adani addresses the Hindenburg allegations at his AGM, says vested interests wrote the report to hurt the conglomerate, damage his image. Chandrayaan-3 successfully performs third orbit-raising maneuver. India's moon mission remains on schedule. Former US President Trump says he will be indicted in Capitol riots and 2020 election interference probe. Trump claims he received a target letter from special prosecutors. Sweltering temperatures, massive wildfires grip southern Europe. Thousands evacuated, heat alerts issued as temperatures expected to rise further. But the story that we are breaking this evening, Prime Minister Narendra Modi has convened a meeting of the BJP and 37 allies in the national capital and has just hit out at the opposition alliance which has been named India today. The Prime Minister claimed NDA is a mazboot, not a majboor alliance, and he's claimed that the opponents have a dynastic negative mindset which will not win. The Prime Minister has coined his own acronym, NDA equals New India, Developed Nation and Aspiration. So the Prime Minister using the occasion to hit back at his opponents, thereby setting the stage for the battle for 2024. Let's first quickly listen in to Prime Minister Modi. हमारा संकल्प पॉजिटिव है, एजेंडा पॉजिटिव है, भावना पॉजिटिव है और हमारा रास्ता भी पॉजिटिव है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि सरकारें बहुमत से बनती हैं, लेकिन देश सबके प्रयास से चलता है। कोटि कोटि भारतीय आज नए संकल्पों की ऊर्जा से भरे हुए हैं। इस महत्वपूर्ण कालखंड में एनडीए की बहुत बड़ी भूमिका है। एक तरह से ये नई ऊर्जा से भरी हुई त्रिशक्ति है। एन से न्यू इंडिया के लिए, डी से डेवलप्ड नेशन के लिए, ए से एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड रीजन के लिए, आज देश का गरीब, देश का मध्यम वर्ग,
देश के युवा, महिलाएं, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी सभी का विश्वास एनडीए पर है। Prime Minister claiming he enjoys the trust of the people of India. That means the battle lines are drawn for 2024. While the NDA held its strategy meeting late this evening, the opposition has held a long meeting in Bengaluru to chalk out its strategies. 26 parties attending the opposition meeting. 38 parties were at the NDA meet. The opposition today coined a new name for its alliance, the Indian National Development Inclusive Alliance, or India. The 2024 battle will now be between the NDA and the India Alliance. It's our top story tonight. Earlier, we worked with UPA. Now, with all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance. India will fight the NDA in the big test match of 2024. 26 opposition parties that met in Bengaluru on Tuesday zeroed in on a new name for its team, but has left the captain's post vacant to be filled later. हम एक कोऑर्डिनेशन कमेटी 11 लोगों की बना रहे हैं। उस 11 लोगों के मीटिंग में तय होगा कि कौन से वो 11 लोग होंगे, फिर उसमें कौन कन्वेनर उसको बनाएंगे आगे के लिए। The name for the alliance, according to sources, was suggested by Rahul Gandhi. This is a fight between the idea of India and the idea of the BJP. This is a fight between India and the BJP. It is a fight between India and Mr. Narendra Modi. Opposition parties, many of whom are wary of the Congress, seem to have buried the hatchet for now. इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा। भारत जीतेगा, भाजपा हारेगा। इंडिया जीतेगा और हमारा देश जीतेगा। But picking a captain, or for that matter, fixing the batting order, will be no easy task. The opposition ranks are full of star players used to opening the innings and averse to batting down the order. The first hint that seat sharing will be tough nut to crack came minutes after the meeting. In Bengal, take for instance in Kerala, it will be the Congress-led front versus the CPM-led front. That is what it will be. Because of that situation, the BJP doesn't even get a single MLA elected. Yes. Likewise in Bengal, it will be that Congress, secular forces and the left together will be taking on both the BJP and the TMC. The NDA too is finalizing its team. 38 parties attended a meeting called by the BJP in Delhi on Tuesday. Unlike the opposition alliance India, the NDA has proven match winner in Prime Minister Narendra Modi, and it is building a team around him. The stage for the NDA meet was set in the morning by Prime Minister himself when he went hammer and tongs at the opposition, calling them a coalition of the corrupt. ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के सामने क्या आता है? पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है, पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार, कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। Opposition alliance India may look strong on the paper, but the NDA is banking on Narendra Modi's chemistry to sail through. Bureau Report, India Today. So let's raise the big questions tonight. NDA or India? Who is the more formidable alliance? Does the opposition alliance have leadership and narrative to take on a Modi-centric NDA? Is 2024 still going to be mainly a battle of BJP versus Congress or between alliances? Can the opposition then find a chemistry to match arithmetic? These are some of the questions that I want to raise. It's time for our face-off.
And joining us on our face-off tonight are two special guests, both former INB ministers, Manish Tiwari of the Congress and Prakash Zavadekar of the BJP. Appreciate both of you joining us. Let's turn to you, Manish Tiwari, first, because the buzz has been created by the opposition alliance with this new name called India. Now, it's one thing to have a name like India. The challenge is going to be to manage India and manage a coalition across India. Do you concede that your alliance at the moment still doesn't have the chemistry, even though you have the name? Well, Rajdeep, it has the chemistry and it has the physics, for the simple reason that the essence of any democracy is change. And for a democracy to renew itself, to rejuvenate itself, to refurbish itself, change is the only constant. And so therefore, India, which is Bharat, which is a union of states as encapsulated in Article 1 of the Indian Constitution, very eloquently sums up the coming together of these 26 opposition parties in order to present an alternative to this country after 9 years of the NDA-BJP rule, which unfortunately has been characterized by abysmal failure on all fronts. You have Manipur, you have the transgression in China, you have economic inequality which has grown leaps and bounds. And so therefore there are a host of challenges which are crying out for alternatives and are crying out for a change. So as they say, well begun is half done. The 26 opposition parties have come together, and I think the biggest testimony to the opposition coming together is that the BJP has decided to resuscitate a dead National Democratic Alliance after 9 years by holding a meeting on the same day as the meeting in Bangalore was fixed. I think that possibly sums up both the paranoia and the nervousness which the ruling dispensation has already started feeling, even as the opposition alliance has taken baby steps towards concretization. Okay, I'll come to you later on specific states, but I think Prakash Zavadekar deserves to reply to that. Prakash Zavadekar, you heard Manish Tiwari. He says that the NDA has been revived. It was dead because the BJP now recognizes it as a challenge. The opposition alliance has taken the baby steps. NDA has revived itself because it is worried it cannot now be just the BJP anymore. Till few months ago, it was Modi versus all. Now you have 38 parties joining. Many of them don't even have a single MP, MLA. First, let me tell you that Manish Tiwari and opposition parties have every right to do different attempts to come to power. I have no, because that is democracy. So they should do it. But they don't know that we have leader and people's trust in the leader. They don't have leader and they don't have trust of the people. And therefore what we are seeing is utter confusion reigning in the opposition camp. What is the issue? Why they have come together? That is the real question. They have come together because anti-corruption drive. And therefore, that corruption and family rule, that is dynasty, are the two sticking points for opposition parties, and therefore they are together. Kajriwal may not be dynastic, but he is corrupt. That we have seen, 2 ministers in jail. So everybody joined there has very black past, no present also. No, 1 minute, Mr. Zavadekar, before I go, 1 minute. You're saying that they have come together because they want to protect the corrupt, because they want to protect dynasty. But who are your new entrants today? Chirag Paswan is back, son of Ram Vilas Paswan. Is he not a dynast? Ajit Pawar is the new face. Till a few weeks ago, your party men were openly calling him corrupt. You are from Maharashtra. Devendra Fadnavis was saying, "Unki chakki piecing karaunga, unko jail bhejunga." So, let's try. Basically, it appears both the alliances have a lot of contradictions. No, let us
understand. I know, Rajdeep, by you will be one participant. It is not anchor and two participants. Right. It is two participants and me. No. But the issue is very simple. That see, exception is exception, and what is the rule in opposition? Why they have come together? See, in Bengal, Mamata Banerjee, at the hands of Mamata Banerjee's Karyakartas, Congress and CPM workers are complaining, they are dying, they are getting hurt every day. And you keep smiling here in Bengaluru and you are decrying them in Bengal. Is it a politics? What promise you are offering to people? So there is no promise, there is no agenda. And I will tell you one basic truth. What is our strength? जैसे what was the Diwar dialogue, मेरे पास माँ है. So we have Modi and trust of people. Okay, so मेरे पास मोदी है. Rahul Gandhi said, and one minute. yes. मेरे पास मोदी है, मेरे पास जनता का विश्वास है. दोनों है. और what is the important thing is when Rahul Gandhi criticized Modi that 21,000 crore rupees in Adani's shell companies are of Modi. I have a tape recorded conversation and you can have it anywhere in general compartment of the railway. People were discussing what he will do of 21,000 crore rupees because he has no family. He has no interest. He has to give nobody. And why? So that is the public trust in Modi. Okay. Because of his work, because of his integrity. So Therefore, Modi, I get your point. Mr. they Modi, are sir, I get your opposing. point. Modi ji is your USP, and I think you raise a question with Manish Tiwari you must answer in Bengal. As Prakash Zavadekar points out, look at the contradictions. Panchayat elections, Congress left, and Trinamool Congress are engaged in a bloody conflict. In Bengaluru, you are having dinner together. In your own state of Punjab, your party men are accusing AAP of using the police to target the Congress. Till the other day, your party called AAP the B team of the Congress. He, in turn, in public speeches, called for the arrest of several Congress leaders. Now you are coming together. The contradictions that exist, according to Prakash Zavadekar, they have Modi and you have contradictions. So Rajdeep, if they have Modi, then why do they need the National Democratic Alliance? Then why this knee-jerk reaction that you get 38 parties together or 39 parties together or 37 parties together on the same day as the opposition decides to hold its conclave in Bengaluru? Mr. Javadekar, I heard you out patiently. Now hear me out patiently. Number two, Mr. Javadekar raised the bogey of corruption. This is like raising a ghost and slaying it and saying that you're Superman. You misused state instrumentalities for 9 years. The CBI, the Enforcement Directorate, the Income Tax. Mr. Javadekar, I would like to ask you, how many convictions have you been able to secure in any court of law in any of the matters that you raised when you were in opposition from 2004 to 14? And the answer is zero. Number three, Rajdeep, coming to your question, politics is the art of managing contradictions. I am not saying that there are no contradictions within the opposition alliance, but this country is ripe for a change. It requires a change. And as I pointed out earlier, in a democracy, change is the only constant. No, but what's the agenda of change? 26 No, Manish Tiwari, what is your agenda of change? Contradictions have come together. Managing contradictions, but what is your agenda of change? What do you stand for besides anti-Modism? Your single point agenda seems to be Modi Hatao. First of all, let me disabuse you of this concept, Rajdeep. This alliance is not against anybody. This alliance is to offer a positive change to the country. This alliance is there to deal with the problems which have been created, beginning with Manipur,
the border transgressions, the economic inequalities, and so therefore you will see a comprehensive agenda of change articulated, which will deal with all the Mr. aberrations Zawdekar and wants the to know who's the anomalies, leader. including the assault on freedom of speech and Mr. expression. Zawdekar and his party want to know who including the leads fear. it. They will say Modi The versus leader who? will also manifest itself. That answer will also become obvious. We are still 9 months away or 10 months away from the general elections. You know, we have started walking on the road of unity, and all these questions that you are raising today will automatically manifest themselves and become clear in the course of time. You know, why are you so worried, and why is everybody so anxious that they want an answer today like instant coffee? 9 years the NDA BJP has ruled. There is a restlessness in this country for that for a change, and we are articulating that restlessness. Okay, let me ask Mr. Zawdekar the question. Manish Tiwari, you know, Mr. Zawdekar, you are saying मेरे पास मोदी है. अगर आपके पास मोदी है, then why do you need these 38 parties, most of whom do not have even a single MLA and MP, or some of them don't? No. That the feeling is that y'all are a little worried that the public perception is that the opposition is gathering momentum to arrest that. You have done this meeting today of the NDA. For 8 years, you have not even had a proper NDA meeting. Suddenly, Mr. Modi is remembering old friends. What has changed? In Maharashtra, you have brought in Ajit Pawar, who you called corrupt, as I said earlier. You did not answer that question of mine. It seems that y'all also now are desperate for friends. Why? No, let me tell you very candidly one thing, that NDA is not a new invention. It is not the first meeting. NDA is in government. Our friend parties who are represented in parliament are in the government. We are working together for last 9 years, and we will continue to work. New people join in, because now, because of elections, people will reposition them. Those who think of country, because Modi has a vision 25 years ahead from now. In 2047, when we will be celebrating 100 years of independence, we must become developed country. No, is it about, sir, with due regard, Prakash ji, Zawdekar ji, with due regard, is it about 2047 or is it about 2024, where the BJP is worried that if we don't reach 272, the halfway mark, we need allies? That's why you're searching, hunting for allies. And in states like Maharashtra and Bihar in particular, you know you're on the back foot because there have been political realignments. Nitish Kumar has gone to the Mahagathbandhan. Sharad Pawar, Uddhav Thackeray are with the opposition. Is that the worry? Is it 2024 or 2047 you're worried about? No. Rajdeep, take it from me. Before you will do your pre-poll surveys, take it from me. Prakash Zawdekar says today on 18 July 2023 that we will win more than 300 seats and more than nearly 350 seats as NDA. BJP will win more than 300 seats, you're saying? 2024. BJP 300 seats. You're saying BJP 300 seats, Yes. NDA 350 seats. Okay, Yes. that's a big number that you're posing. You know, Manish Tiwari, let's be clear. The real challenge is Congress versus BJP. There are about 180 seats in the country, direct fight Congress-BJP. BJP won more than 170 of them. Do you accept that for your alliance to work, the Congress is going to have to revive itself? Unless the Congress revives, this alliance is not going to work. Well, Rajdeep, first of all, I am not an astrologer, and I am not going to make prophecies of 300 and 350, because for the simple reason, I do not believe that an exquisite combination of arrogance and ignorance should be inflicted on the viewers of your channel. Having said that, you're absolutely correct
that the core of every alliance has to function in a manner in which it optimizes itself. And therefore, the Indian National Congress over the past couple of years has been trying to optimize itself. And I think the results are showing. Karnataka is an example. The states which are going to the polls, the Congress seems to be pretty well placed. And as I pointed out, that there is a restlessness in this country for a change, and therefore the BJP has responded to that nervousness by resurrecting this comatose National Democratic Alliance, which wasn't even in the intensive care unit. It was in a sanatorium. It has been pulled out and dusted and resurrected. I think that is the biggest tribute the BJP or the ruling dispensation could have paid to the effort of the opposition to come together. And so therefore these are early days. As time advances, you will find that the opposition will gain momentum, and in those states where there are direct fights, in those states where there are fights between NDA constituents and the constituents of the India alliance, India that is Bharat, you will find that people who are restless and yearning for a change will make the right choice. So you're not going to give me a number. Prakash Javadekar has given me a number. BJP 300 plus, NDA 350. What is your best number for your India alliance? Do you all have a number in mind? Well, the one thing that I can say with all certainty, Rajdeep, is that given the mood of restlessness in this country, I see a change in 2024. And as I said, I am not an astrologer, I am not a soothsayer, I do not make prophecies on television, but what I can feel on the ground as someone who has fought 3 Lok Sabha elections, who tries to keep his ear to the ground, there is a restlessness, there is a yearning for change, and I think what you've seen today in Bengaluru is an articulation of that restlessness. Sorry to repeat that word 3 or 4 times over. Restlessness is in the air. Prakash Javadekar, you want a final word? Are you, is there some doubt when you come on this program and say 300 seat to milne hai, 350 NDA? Any doubt in your mind or not? Yes. No, absolutely not, because let me tell you what is opposition coming together. In first meeting, they decided that we will meet in Bengaluru second time. In Bengaluru, they decided the name of the alliance. Third, in Mumbai, they will decide committee. Then that committee will meet. In between, there will be elections. There will be again confusion. Ultimately, they will not declare leader. They will not declare sustainable program. They are negative. They are saying Modi hatao. We are saying Desh badhao. Desh aage karo. Okay, Modi hatao versus Desh badhao is what the BJP claims. Rajdeep, nobody has said Modi hatao. If you read the joint statement, it is a positive statement, it's a progressive statement, it articulates the concerns which this nation is confronting, and it promises a positive agenda in order to address those concerns. This is not individual specific, it is about democracy renewing itself periodically in order to sustain itself and survive. This is what this alliance is all about. Okay, we'll leave it there. Manish Tiwari and Rajdeep. Yes. Rajdeep, 1 minute. Yes. Rajdeep, one. Yes, go ahead. Rajdeep, last sentence. 100 crore voters will be voting. Means out of that, 70 crore will vote. That is the real democratic exercise. And we are ready for the battle. Okay. You should fight. Whether you fight together or not, that is not important. Okay, we'll leave it. Janta Janardhan. Ye public hai, ye sab janti hai. Let's leave it in the end to the public of this country. Prakash Javadekar, Manish Tiwari, great to have both of you on the show on the Face Off. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. The battle for alliances. Now, as you can see, we are in election season already, so lots of shifting alliances as well. The latest to shift was our newsmaker of the day. Chirag Paswan was embraced
by Prime Minister Modi warmly as he entered the NDA fold. I spoke earlier to the Lok Janshakti Party leader on just why he's gone back to the NDA. Listen in. Chirag, just 15 months ago, you were at war with the NDA when you were evicted from your late father Ram Vilas Paswan's house. Now you are coming back to the NDA. What has suddenly changed? Well, to begin with, Rajdeep ji, let me begin by saying this, that I feel so nostalgic and I feel so emotional today talking to you, because I remember my last interview with my father together was with you only. And so yes, I mean, this makes me a little emotional remembering those things. But coming back to your question, well, I wasn't really at war with BJP. I mean, even when my house was, when it was evicted, I was to do that because I wasn't really authorized to continue staying in that house because I wasn't really eligible. But then, yes, the way I was thrown out of the house, that was one of the concerns. But my fight is not for my, it's not for me individually, I have bigger goals. It's more for my party, it's more for my state. So yes, I mean, alliances are made on that basis, not keeping your personal benefits in mind. It's always for the benefit of the party, benefit of the state, and more importantly, your ideology that you believe in. So yes, I mean, coming back in an Indian alliance is keeping all those things in mind. Is there some deal? We are told that you have asked for 1 Rajya Sabha, 6 Lok Sabha seats, and you will be made a minister. Have you struck some kind of a deal with the BJP? Was there any bargaining that you had to do with Amit Shah before you have come back into the NDA fold? And have you asked for your uncle to be removed from the cabinet? Well, about the ministership, definitely it's not a matter of concern for me at all. And when it comes to my uncle also, whether he stays in the alliance, whether he is not in the alliance, it really doesn't matter, Rajdeep ji, because it's been over 2 years now, and I'm way past all these things. It doesn't really matter what is he doing and, whether he's the part of the alliance or he continues to be the minister or not. But then definitely, yes, me and my party, we had our concerns, and which we wanted to have a clarity on before we officially say yes to the alliance. And we discussed all these concerns with the senior leadership of Bharatiya Janata Party, and yes, I mean, it was well appreciated, and is the reason why we are in India now. People will say that this is opportunism on all sides. BJP attacks the opposition, saying that the opposition is Parivarvad. Your coming back to the NDA, people will say, is also Parivarvad. So it all seems to me that because of 2024 Lok Sabha, sab kuch chalega. Anyone now will go wherever they can see opportunity. The BJP attacked the opposition for Parivarvad, and you are back in the BJP. I think not anymore, Rajdeep ji. Now you cannot call me an outcome of Parivarvad. I mean, I'll not shy away from the fact, Vanshvad, definitely, आप वो मुझ पे डाल सकते हैं. But I think Parivarvad doesn't associate with me anymore. My family has broken away and they have drifted away from me. So no more Parivarvad. But having said that, I think when there are bigger goals, then these are not the considerations that you keep in mind. Chirag Paswan being given a warm hug by the Prime Minister 15 months after he was turfed out of his official residence or his father's residence in a battle of the Paswans. इसे कहते हैं Rajniti. You never know what happens tomorrow. Let me leave you therefore with my takeaways. It's all this confusion between NDA and India. Rajdeep's 10 takeaways, you can call it. A, NDA alliance is basically BJP centric. Most of the other parties don't matter. What matters is NDA and Mr. Modi. The Congress is the pivot of the opposition alliance, but it needs strong regional players. The Congress is not as strong as the BJP is at the moment, so it needs strong allies with it, which might explain the presence of strong regional players. Number 3,
The BJP has worries in key states like Bihar, Maharashtra. That explains the new allies that they've forged. Small ones like Chirag Paswan and Upendra Kushwaha in Bihar. Bigger ones like the Shiv Sena and the NCP in Maharashtra. But it needs new alliances. The opposition alliance has a particularly strong southern presence. In states like Tamil Nadu, it will be very strong. But it is weaker in the north, especially in the Hindi heartland and in particular the crucial state of Uttar Pradesh. Number 5, and this is a critical takeaway. There are still around 180, around 185 in fact, BJP versus Congress direct fight seats that are the key to who wins 2024. Last time round, the BJP swept 90% of them. Can they repeat that? The Congress, therefore, becomes critical for the opposition. Seat sharing with TMC and AAP is a challenge for this opposition India alliance. Can you tie up in Bengal between the left and TMC, in Delhi and Punjab with AAP? These are questions the opposition will have to answer. NDA has Modi as its leader. India may not project anyone. So leadership will become a major question. Sonia Gandhi's role is now key to holding the India alliance together. Remember, she was there in Bengaluru, and it is believed that her role will be to bring some of these contrasting parties together. This is an important factor around 70, in fact 60 now that I calculate. 60 MPs in the present Lok Sabha are in neither camp. There are 335 in the NDA camp. There are about 145 in the opposition camp. But there are about 63 MPs who are in neither camp. Parties like Biju Janata Dal, YSRCP, TDP, they could become post-poll allies for whoever has the numbers in Delhi. Let me say this then. NDA has the chemistry, the Modi factor. It has the arithmetic because the BJP is strong. India, or the India alliance of the opposition, has arithmetic now. The question is, can it build the chemistry? Should it do so, we could have a closer race than we might have supposed a few months ago. Remember, my friends, a week is a long time in politics, but that's in the United Kingdom. In India, 24 hours can be enough. ये पब्लिक है, ये सब जानती है, अंदर क्या है, बाहर क्या है, सब कुछ पहचानती है. We will leave it to the public of India to decide which alliance you want to choose. Either way, may Bharat, that is India, win. Thanks for watching. Good night. Goodbye. Jai Hind. Namaskar. Co-presented by Star Health Insurance, the health insurance specialist. Co-presented by JK Tyre Ranger Series. Stay wild at heart. Co-powered by Watcho OTT Super App. One hai to done hai. Co-powered by the new Kia Seltos, the badass reborn. Co-powered by Sera. This is your space. Play it your way. Weather forecast now. Delhi, maximum 36 and minimum 28 degrees. Mumbai, maximum 28 and minimum 25 degrees. Kolkata, maximum 34 and minimum 27 degrees. Bangalore, maximum 24 and minimum 21 degrees. Chennai, maximum 36 and minimum 29 degrees.
Hyderabad, maximum 25 and minimum 21 degrees. Co-powered by the new Kia Seltos, the badass reborn. Extra safe polycab green wire. Sensational revelations in the Seema Haider investigations. The Pakistani citizen Seema Haider apparently had two passports. Number HZ0004421 and HZ0004422. Her national identity card was made only 10 months ago. Police say there is a discrepancy in her age and the date of birth written on the passport. Her WhatsApp chats before her arrival in India also stand mysteriously deleted. No clarity yet on the ownership of the property reportedly sold in Pakistan. Uttar Pradesh Police Anti-Terror Squad intensifies its investigation in Seema Haider's background. Was love a cover to set up a spy base in Noida? Seema Haider probe details on India First. Seema Haider from Khairpura, Karachi, Pakistan had two valid passports. Number HZ Hotel Zulu 0004421 and HZ0004422. There is an alleged discrepancy in her stated age, 27 years as she says, and date of birth on her passport, 1/1/2002, which would mean she's about 21 years old. There is also no clarity on who owned the property that she's alleged to have sold off in Karachi. Her husband, Ghulam Haider, is apparently unaware of any properties sold. What documents did she show to enter India from Nepal? Any Indian citizen would need to show either an Indian passport or an Aadhaar card or a driving license, an Indian driving license. What did she show? Sachin and his father are also in trouble for helping a Pakistani citizen enter India illegally and then hiding her in Greater Noida. Arvind Ojha and our crime bureau bring you a top story. Sensational new revelations in Pakistani woman Seema Haider investigations. The Uttar Pradesh Police Anti-Terror Squad is currently cross-examining Seema Haider on her multiple passports and alleged discrepancies in her date of birth in the passport. Seema Haider's national identity card was issued only 10 months ago in September 2022. The Uttar Pradesh Police ATS has been interrogating Seema Haider, her lover Sachin and his father for the past 2 days now. Authorities have also questioned when and how Seema met Sachin and whether the two actually met playing PUBG video games. The mobile phone and number used by Seema, her social media accounts, her WhatsApp chats are also under scrutiny.
she had apparently deleted all her WhatsApp chats before her arrival in India. The ATS is also seeking details of the property reportedly sold by Seema Haider in Karachi, Pakistan, and the details of the temple where Seema Haider and Sachin Meena got married. Seema was asked why she got her Pakistani identity card only in September 2022, when such documents are made available months after birth. Police sources say Seema's answers appear misleading. She has been unable to explain what identity papers were shown to cross over from Nepal into India. An Indian national is supposed to show either an Aadhaar card or an Indian passport. There are also several unanswered questions. She comes from a small neighborhood in Karachi, Pakistan, but holds not one but two passports. She took a bus from Pokhara in Nepal to Uttar Pradesh and reached Greater Noida without explaining what identity papers were shown. This is also being seen as a major failure of the Sashastra Seema Bal, the border guarding force. Seema collected all her travel documents and identity papers but did not bring even one of the multiple mobile phones and numbers she used in Pakistan. Even from Nepal, she made multiple WhatsApp calls but using hotspots taken from other people's mobile phones. She was also reportedly in possession of a laptop in Pakistan but did not have one when she came to India. There are several unanswered questions, especially about the sale of property in Pakistan, the funds generated, the documentation in Dubai, and the flight to Kathmandu. Police now intend to send the documents to Pakistan High Commission through the Ministry of External Affairs for verification. With Arvind Ojha in Greater Noida, Bureau Report, India Today. And news just coming in, Seema Ghulam Haider, it seems, has a brother in Pakistan Rangers. She also has an uncle, a chacha, in a senior position in Pakistan Army. India Today has accessed a picture of Seema Ghulam Haider's brother, who's in Pakistan Rangers, a Pakistani paramilitary force. He's apparently posted in Karachi. Her uncle, according to her husband, is at a senior position, bade ohde par hai, in the Pakistan Army. He's reportedly posted in Islamabad. India Today's Arvind Ojha spoke to Seema Haider's husband, Ghulam Muhammad Haider, in Saudi Arabia. Let's quickly listen into some of the excerpts of that exclusive conversation. ये जो सीमा हैदर, इसके भाई का नाम आसिफ है ना? जी जी। तो आसिफ कहाँ है अभी, किसमें है, कहाँ काम करते हैं? इधर ड्यूटी है इसका, तो रेंजर्स में है इधर कराची में। क्या पाकिस्तान रेंजर्स में है, फौजी हैं? जी। और इनके जो चाचा है सीमा के, वो गुलाम अकबर, वो भी बड़े उधर में इस्लामाबाद में, पता नहीं लाहौर में। कहाँ पे है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में। अच्छा, क्या नाम है उनका? गुलाम अकबर। गुलाम अकबर, वो भी फौजी हैं? जी जी, वो बड़ा रेंजर का सुविधा है उसमें। अच्छा, तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो सीमा का भाई है आसिफ, ये कहाँ रहता है? कराची। आपकी मुलाकात हो चुकी है आसिफ से? हाँ, मुलाकात घर पे था, उधर होता था। इधर जो आया हूँ मैं, सऊदी में मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ, मुलाकात नहीं हुआ। बातचीत होती थी, मेरे घर पे आता था बच्चों के साथ मिलने के लिए। अच्छा, तो उन्होंने बताया था 10 दिन के बाद, तो उन्होंने बताया था कि वो फौजी हैं पाकिस्तान आर्मी में, और वो चाचा गुलाम अकबर वो भी वो सूबेदार हैं, वो बड़े ओहदे पे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। Apparently, Seema Ghulam Haider from Karachi, Pakistan, has been unable to explain why she had two valid Pakistani passports or the discrepancy in her age. She says she's 27 years old, but the passport records her date of birth as January 1, 2002, which would make her 21 years old. Both her passports, incidentally, have the same date of birth, but different names.
Let's try and make sense of these latest revelations. She was questioned for over 10 hours even today. Joining me on India First is Arzu Kazmi, a journalist and analyst from Pakistan. Sushant Sareen is a senior fellow at the Observer Research Foundation. But my first question is to India Today's Arvind Ojha. Arvind, 10 घंटों से ज्यादा आज भी पूछताछ हुई है सीमा हैदर से। सीमा का भाई पाकिस्तानी रेंजर्स में है, उसके चाचा किसी बड़े ओहदे पर है पाकिस्तानी आर्मी में। जांच में क्या क्या निकल कर आ पाया है, आपके सूत्र आपको क्या बता रहे हैं? देखिए, 10 घंटे की पूछताछ आज एटीएस ने की है सीमा हैदर से, उसका जो तथाकथित पति है सचिन, उससे, और उसके अलावा सचिन के जो पिता हैं उससे। कल 8 घंटे भी पूछताछ हुई थी, लेकिन इंडिया टुडे की टीम ने ट्रैक किया जो सीमा का हस्बैंड है, जो सऊदी अरब में है, गुलाम हैदर, और उससे बातचीत की। जो गुलाम हैदर है उसने बातचीत में बताया कि जो सीमा हैदर का भाई है आसिफ, वो पाकिस्तान रेंजर्स में है, पाकिस्तान आर्मी में है। बहुत मुमकिन है कि कुछ वक्त पहले उसने छोड़ दिया था। जबकि जो सीमा का चाचा है, जो सीमा का अंकल है, गुलाम अकबर उसका नाम बताया जा रहा है, वो इस्लामाबाद में पाकिस्तान आर्मी में किसी बड़े पद पर है। ये 2 बड़े खुलासे हैं, और यही जो जानकारी है उत्तर प्रदेश एटीएस को लगी, जिसके बाद कान खड़े हुए। इसीलिए बार बार पूछताछ की जा रही है, और एटीएस ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या सीमा वाकई प्यार के चक्कर में सचिन के पढ़ के इंडिया आई, अवैध तरीके से आई, बिना किसी वीजा के आई। यही सब कुछ एटीएस जानने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ मोबाइल से कुछ डेटा डिलीट था, वो भी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि क्या बातचीत थी, किस तरह का डेटा डिलीट हुआ। तो कल 8 घंटे की पूछताछ हुई थी, आज 10 घंटे की पूछताछ हुई, और सबसे ज्यादा जो पूछताछ हुई है वो पाकिस्तान आर्मी से जो सीमा का कनेक्शन है, इसी को लेकर पूछताछ हुई। रहिए मेरे साथ। लेट मी ब्रिंग इन आरजू काज़मी इनटू दिस कॉन्वर्सेशन। आरजू, is it normal in Pakistan for any citizen to have 2 valid passports? Look at the number, HZ0004421 and HZ0004422. No, Gaurav, I don't think that anyone can have 2 valid passports. ये जरूर है कि पुराने पासपोर्ट साथ रखे जा सकते हैं, but not 2 valid passports. It's not allowed in Pakistan. Nobody can have it. But the most important thing is that our media is very, mysteriously silent on this subject. Nobody is talking about this case. Nobody is talking about Seema in Pakistan, especially mainstream media. So I'm just surprised what they want to, convey their message to the public कि ये खुद इंडिया ने कुछ क्रिएट किया है, हम बात करना ही नहीं चाह रहे, और whatever. लेकिन यहाँ पे nobody is talking about her. Except YouTubers who are trying to show it as some kind of cross-border love story. And is this a love story, or is love story a very convenient facade to plant an agent in Greater Noida, close to the Hindon Air Base? It's a sensitive Indian Air Force Air Base, also close to the Jewar International Airport. Sushant Sareen, what do you make of this? Is it normal for a Pakistani citizen who claims to be a class 5 pass out to have 2 valid passports, near identical numbers? No, it's not. And in fact, this is one of the inconsistencies or oddities in the entire case. So look, Gaurav, there are 2 parts to this entire story. One is, of course, the fact that this lady enters India illegally without any documentation, and that is a criminal offense in itself. But there is another side to it, which is what I think you are interested in, whether there is something much more sinister than a simple love story. Now, even honey traps, in a manner of speaking, can be construed to be love stories. At least they are for people who get trapped in those honey traps. But clearly, some things are not adding up. Yes. Now, it could be that some of these oddities are, part and parcel of what happens in our kind of countries very often. Although in the Pakistani case, I think their documentation, whether it is the national identity cards or their passports, has been pretty impressive. So I don't think it's easy for somebody to have 2 passports, near identical numbers, as you say.
But then the rest of the story is also, where does she get the money from? Yes. Did she actually have any property of hers? Or In fact, I'm coming to that in just a moment. And Arzu, that's another question for you. But before that, is it strange? And again, I want to understand what happens in Pakistan. She says she's 27 years old. Her national identity card was issued just 10 months ago. Was an attempt being made to create an identity, and that national identity card shows her date of birth as 2002, which would mean she's around 21 years old. I can't say anything about it, but yes, it is possible in Pakistan that she said wrong, or she informed wrong date of birth. She can tell wrong date of birth to identity card office, and she can get fake ID card. This is possible in Pakistan. It's very easy. I mean, people can do it. Anyone can do it. As she said, she is not educated. She's only 5 classes pass and all this. So it happens because jab aap matric karte, when you pass a 10th class, only that, on that time, you need a ID card. And on that ID card, वो फिर change नहीं होता है. But as she said, she is not educated. So I am sure that somewhere she has some कुछ पैसे से खिला के maybe she got that identity card, fake identity card for her. Okay, Sushant Sareen, 2 passports, traveling from Pakistan to the Middle East, to Sharjah, Dubai, then from there to Kathmandu, initially on her own. She's apparently traveled to Sharjah and Kathmandu twice, once in March and the second time with her 4 children in June. This would indicate she's quite a frequent flyer. Would that raise eyebrows in Pakistan? Class 5 pass, no idea about her source of income, and yet she travels on her own first time and then second time with her 4 children, unless somebody is facilitating this. No, Gaurav, given the fact that her husband is working in Saudi Arabia, it's not unheard of that maybe she was traveling alone. I don't think that would set off red flags in Pakistan. Of course, we are assuming that there is nothing sinister behind this entire case, in which case red flags would not go up in any case, right? But even otherwise, her traveling to the UAE and then her traveling all the way to UAE, then to Nepal, and then infiltrating into India with 4 kids in tow. It raises very serious questions as to how somebody like this can just walk into India. Did she bribe people at the border outpost out here and walk in? Was there somebody else escorting her in? And very often what happens is that, if there's a family with 4 kids, all of them making a bit of a ruckus, then somebody says, okay, fine, yeah, just let them go. They seem to be a normal, ordinary family. I don't know. So I think these are things, if the investigating agencies are getting into the details of it, I don't think there's anything wrong with it. I want to bring in Arvind Ojha. Arvind, Uttar Pradesh पुलिस की पड़ताल में अब तक क्या-क्या निकल कर आया है कि किस तरह से ये महिला भारत में घुसी, क्योंकि अगर कोई भारत में भारतीय होने का दावा करता है तो भारत का पासपोर्ट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, भारत का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए. ये भारत में कैसे घुसी नेपाल से? नहीं, देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है इस पूरे मामले पर कि इस बात का खुलासा हुआ कैसे. ये महिला आती है नेपाल से, बस में बैठती है और गोरखपुर सिद्धार्थ नगर से होते हुए वो ग्रेटर नोएडा आती है, सचिन के घर पर रुकती है और 13 से 14 दिन बाद जो फैमिली के लोग हैं सचिन के, उनको वो कहते हैं कि तुम पाकिस्तानी हो, तुम्हें शादी करनी हो. शादी करने ये ग्रेटर नोएडा से बुलंदशहर जाते हैं एक लॉयर के पास, और लॉयर को जैसे ही पता चलता है कि ये पाकिस्तानी महिला है, इसके पास पाकिस्तानी आइडेंटिटी है, तुरंत वो पुलिस को जानकारी देता और इस तरह से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ. उसके बाद नोएडा पुलिस उसको अरेस्ट करती है, लेकिन जासूसी के एंगल पर नहीं, वैलिड वीजा नहीं था, वीजा था ही नहीं, अवैध तरीके से घुसपैठ करने के आरोप में इसको अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करने के बाद इसको जेल भेज दिया गया. उसके बाद इसको बेल मिल गई. बेल को भी अपोज नहीं किया था नोएडा पुलिस ने. अब उसके बाद जब पाकिस्तानी कनेक्शन की बात, पाकिस्तान आर्मी कनेक्शन की बात आई, कुछ डेटा डिलीट हुए, वो बात जब सामने आई, चूंकि नेशनल सिक्योरिटी से ये पूरा जुड़ा हुआ मामला है, इस वजह से एटीएस को कहा गया और एंटी टेरर स्क्वाड की टीम लगातार बैक टू बैक 2 दिन की पूछताछ कर रही है.
यहाँ एक चीज बता दूं कि नोएडा पुलिस ने तो क्लीन चिट दे दी थी कम से कम जासूसी के एंगल पर, लेकिन दो पासपोर्ट होने के बावजूद नोएडा पुलिस के कान नहीं खड़े हुए। इन्वेस्टिगेशन में सवाल, 2 पासपोर्ट एक महिला के पास है, गैर कानूनी तरीके से आती है पाकिस्तानी भारत में घुस आई और उनको उनके कान नहीं खड़े हुए। देखिए फेलियर तो यहाँ सबसे पहले ये है कि एक तरीके से जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उसका फेलियर है। अगर नेपाल से कोई महिला, वो भी पाकिस्तानी, वो और न वीजा उसके पास है, और वो अगर एंट्री कर जाती है, न सिर्फ एंट्री कर जाती है बल्कि नेपाल से बहुत दूर दिल्ली से बेहद करीब एक इलाके में आकर 13 से 14 दिन रुकती है, तो सवाल तो नोएडा पुलिस पर, नोएडा की जो LIU है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, उस पर खड़े होते हैं। क्योंकि देखिए गौरव, खासकर ये जो ग्रेटर नोएडा का इलाका है, इस इलाके से पिछले दिनों कई ऐसे चाइनीज नेशनल हैं जो पकड़े गए हैं, जिन पर कई गंभीर सवाल उठे और उनके बाद उनको डिपोर्ट किया गया है। तो ऐसे में जहां पर दिल्ली से बेहद करीब ये इलाका है, दिल्ली में इतने सेंसिटिव प्लेसेस हैं, खुद हिंडन, जैसा आपने कहा हिंडन एयरबेस बहुत पास है, वहां पर अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक आकर रहता है, अवैध तरीके से आकर रहता है और एजेंसीज को पता नहीं चलता है, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सही बात है, और लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये सीमा पर भी खड़ा करता है कि आखिर कैसे, सवाल सीमा पर भी है कि कैसे वो इस तरीके से अंदर दाखिल होती है कि किसी को कानों कान खबर नहीं होती है, उसे मालूम है कि किस रूट से आना है, किस बस में बैठकर आना है, और उसके बाद वो आराम से आकर रहती है। लेकिन जब सचिन के फैमिली के लोग उस पर प्रेशर डालते हैं कि अब तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, नहीं, और वो तो अगर वकील ने नहीं कहा होता तो वो तो एक स्लीपर सेल तैयार होता हमारे देश में, अगर वकील ने पुलिस को ना बताया होता। हर ब्रदर इज इन द पाकिस्तानी रेंजर्स, हर चाचा इज इंडिया टुडे's Arvind Ojha just revealed he's spoken to the husband. The husband says, the husband is in Saudi Arabia, Ghulam Haider. He says the चाचा is बड़े ओहदे पर है पाकिस्तान आर्मी में, इस्लामाबाद में। isn't all of this very odd? Karachi has many criminal gangs, but remember, from what we have been told, she was living in a rented property. Yes. You can't sell your rented property until and unless you have major connections with criminals, or there is something else happening. There is some other property which she sold off, but her husband claims there is no other property which they have. So what property did she sell off? And it's not so easy to sell off property simply because there are criminal mafias operating, until and unless you have some deep connections. Number two. Number three, look, obviously she, from some angles, she's not from a very rich or very well-to-do family. She's from a very humble family. Now, for somebody who's working as, I don't know what her husband is working as in the Middle East, but for example, if he's a small timer out there, for him even a havaldar or a honorary guy in the army would be a very big order, right? I'm sure it's not some general in the GHQ who's related to her. I doubt it very much. If it is, then I think you've got an asset in your hands. But I doubt if that is going to be the case. But like I said, there's just too many angles to this story, and I hope that the investigating agencies are going to do a thorough job. But one thing I must say, Noida police has to be indicted because they just did not do due diligence. For them to take notice of somebody who has entered illegally in India, that also from a hostile country like Pakistan, somebody who has entered illegally, for them to, have a very perfunctory kind of an investigation and then not even oppose her bail, let her go and act as everything is normal, I think serious questions need to be asked of Noida police. But also, I think it raises very serious questions that if this woman with 4 kids could just simply walk into India, can you imagine how many other dangerous criminals and terrorists would be using this route to come into India? Oh, absolutely. They've used it in the past. Of all those characters who have entered India in the last so many years. And who are the facilitators? I mean, how many enemies within who are facilitating such people coming in, or even when caught, giving them a clean chit? We will continue to track developments on this story very closely. Arzu Kazmi in Pakistan, Sushant Sareen in Delhi, and Arvind Ojha in Noida tracking the story for us. Many thanks. That is all I have for you on India First this evening. Many thanks for watching. News and updates continue on India Today. Stay with us.
We are standing on the ring road. You can see there's only water, water and water everywhere. What could have been done to provide proper facilities to the people who have been affected by the Yamuna flood? How long will it take for normalcy to return to Delhi? The national capital now finding itself virtually submerged in water. Grounded in journalism, on the ground reporting, in the water reporting, only on India Today TV. हमने किसी की हत्या कर डाली हो ऐसा हमें लग रहा है। सरकार से ये चाहता हूँ, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, यहाँ पर आ जाए। अगर अभी हिंदू मुस्लिम कहीं हो गया होता तो सारे नेता वहाँ पर होते। The blue-colored construction that you see there is a cow shelter located just below a bridge in Delhi. But the floods didn't spare it, and many cows and other animals were left stuck, battling for their lives. काफी गायें जो हैं वो पूरी डूब चुकी हैं, जिनके अंदर पेट में पानी भर चुका है। 3 सांड मैंने अपनी आंखों से देखे हैं जो बुरी तरह से फूल के और तैर रहे हैं उसमें, जो मर चुके हैं। अंदर स्नेक घूम रहे हैं, सांप घूम रहे हैं गौशाला में, और सांड आपस में लड़ रहे हैं। गाय एक दूसरे की तरफ भाग रही है, दौड़ रही है, टक्कर मार रही है। उनमें से गाय को पकड़ के रस्सा मारना और यहाँ तक लेके आना, आप देख लीजिए कि गौरक्षक गुंडे या सेवक है, आज यहाँ पता चल जाएगा। सारी गायों के रस्से बंधे हुए थे, अगर पानी का लेवल और बढ़ जाता तो वो गाय तो वहीं डूब के मर जाती सबकी सब। However, these Gaurakshaks allege that no one from the government came to the rescue. ये जमुना में ये गौशाला बना रखी है, 2-3 दिन पहले इनको नोटिस भी मिला होगा, ये गौशाला क्यों नहीं खाली करवाई गई? कोई भी सरकार की तरफ से मदद नहीं है। गौ सेवक लगे हुए हैं, गौरक्षक लगे हुए हैं, बस ये बोट जरूर आई थी, बाकी तो सारी गाय हम वहीं से खोल के और यहाँ तक ला रहे हैं और ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं। कैसे ला रहे हैं? बोट के साथ 2-2 गाय बांध कर ला रहे हैं। इलाज ही चल रहा है, हमारे डॉक्टर भी हमारे पर्सनल आए हुए हैं। यहाँ तक तो दिल्ली सरकार ने वेटनरी डॉक्टर भी यहाँ पर अभी तक नहीं भेजे हैं। But as for the government, they're doing all they can. देखिए, उसके लिए एनडीआरएफ की भी मदद दी जा रही है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहा गया है कि हर संभव मदद दी जाए और जानवरों को निकाल के सेफ जगहों पे लाया जाए। This man you see here is the owner of the cow shelter. He has been taking care of the shelter for the past 13 years. When asked why the shelter was constructed near a flood-prone area, he claimed to have never witnessed such a calamity here before. गौशाला है ना, वहाँ काफी अच्छी हाइट करवा रखी है। मतलब आप पुल के लेवल में अगर आप जाओगे तो पुल का लेवल है पूरा, वो उस हिसाब से भराव करा के तो वहाँ गौशाला बनाई गई। जीवन में पहली बार ऐसा अनुभव हुआ, आपको बताएं। और बाढ़ तो हर साल आई, पर वो पानी बार जमुना में आशीर्वाद दे के चली गई। Meanwhile, animal rescue scenes across Delhi NCR were also witnessed. In Noida also, many dog shelters were found inundated with rainwater. On 13th July, at about 4:30, the flood water started entering our shelter. We started evacuating dogs. We have